नमस्कार। राम राम, राधे राधे। नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब तक आवाज़ पहुँच रही होगी। तो अपन चर्चा कर रहे थे एनसीईआरटी की क्लास के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि अपन जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, जो क्लास 8वीं से अपन ने पढ़नी शुरू की है। तो पहले जो 8वीं की किताबें हैं, 9वीं की है, 10वीं की है, 11वीं 12वीं की जितनी भी जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं एनसीईआरटी की, उन सब का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी में से पूछे जाते हैं। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी का अध्ययन नहीं कर पाते, या फिर उन तक एनसीईआरटी की किताबें अवेलेबल नहीं हो पाती। तो उन सब के लिए तथा आसान रूप में हर चीज को समझाने के लिए जो शब्दवाणी क्लासेज है वो आपके लिए एनसीईआरटी की विशेष जो क्लासें हैं वो अपलोड कर रहा है। आप शब्दवाणी क्लासेज पर विजिट करके तथा शब्दवाणी क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप नियमित जो अपने एनसीईआरटी की क्लास है वो देख सकते हैं। क्लास के साथ साथ में आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं प्रत्येक किताब में से, प्रत्येक चैप्टर में से, उनके बारे में भी विस्तृत रूप से समझाया जा रहा है। तो आपके लिए अब से शब्दवाणी क्लासेज है वो एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन जाएगा। अब बात करें जो बच्चे 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या उनके लिए भी ये क्लासें इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो मैं बताना चाहूँगा कि अपन इतने सरल तरीके से इन किताबों का अध्ययन कर रहे हैं कि जो क्लास 8वीं के बच्चे हैं, जो क्लास 8वीं के बच्चे हैं वो भी आराम से अपनी जो क्लास है उसको देख सकते हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ जाएगी। कई ऐसी विद्यालय हैं जहां पर उपयुक्त रूप से शिक्षण नहीं करवाया जाता, या फिर वहां पर सरकारी विद्यालयों में शिक्षक की उतनी व्यवस्था नहीं है। तो आप घर बैठकर भी अपनी जो एनसीईआरटी की क्लास है वो देख सकते हैं और जो प्रश्न है उनको हल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अपन अध्ययन कर रहे थे वो अपने जो छठा अध्याय था उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले जो 5 अध्याय थे उनका विस्तृत अध्ययन कर लिया था, और जो छठा अध्याय है उसके भी अपन ने 2 पार्ट कर लिए हैं, और आज अपना जो लास्ट तीसरा पार्ट है, और आज अपनी जो छठा अध्याय है वो लगभग लगभग क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब छठा अध्याय किसके बारे में है? तो अपन पढ़ रहे थे कि जब अंग्रेजों का शासन आया तो उस समय जो बुनकर थे, कपड़ा बुनने वाले, जो लोहा बनाने वाले थे, और जो फैक्ट्री मालिक थे, उन सब का क्या हुआ, उनकी क्या दशा हुई, अपन इनके बारे में चर्चा कर रहे थे। जिनमें से अपन ने बुनकर के बारे में तो विस्तृत चर्चा कर ली थी। किसके बारे में? बुनकर के बारे में विस्तृत चर्चा कर ली थी कि उनका क्या हाल हुआ, और उसके बाद में अपन जो लोहा बनाने वाले थे उनके बारे में चर्चा शुरू की थी। एक बार इन सबको अगर रिवाइज करें, मुख्य मुख्य चीजें, तो अपन ने पढ़ा था कि जैसे जैसे ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, तो जो ब्रिटेन का पक्का माल था जो कम दरों में उपलब्ध हो जाता था वो धीरे धीरे भारत आने लगा। कहाँ आने लगा? वो जब भारत आने लगा तो जो भारत के लघु उद्योग थे, सूक्ष्म उद्योग थे, जो घरेलू उद्योग थे, उन पर विशेष प्रभाव पड़ा। भारत के बाजारों में बाहर से आया हुआ कपड़ा जो एकदम सस्ते दर में मिलता था वो फैल गया। भारत में प्रत्येक 2/3 लोगों द्वारा वो कपड़ा इस्तेमाल में किया जाने लगा। तो जो भारत का कपड़ा उद्योग था, सूती वस्त्र उद्योग था, उस पर काफी भारी प्रभाव पड़ा, उसका काफी भारी नुकसान हुआ। इन चीजों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। पहले अपन ने भारतीय कपड़े के विश्व बाजार के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार 1750 के आसपास जो भारतीय कपड़ा था वो पूरी दुनिया में भारतीय कपड़े की एक विशेष मांग थी। जिसमें क्योंकि भारतीय कपड़ा था वो अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध था। और बात करें तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में जावा है, सुमात्रा है, पेनांग है, तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। भारी मात्रा में जो भारतीय कपड़ा था वो उस समय भी बाहर जाता था। फिर अपन ने पढ़ा कि किस प्रकार अंग्रेजों ने अपने हिसाब से अलग अलग स्थानों का जो अलग अलग नाम दे दिया कपड़ों के हिसाब से। जैसे कि
जो बारीक कपड़े थे उनको वो मसलिन कहने लगे, और जो काली कट्टा से निकले शब्द उनको कई कपड़ों को कैलिको कहने लगे। इस प्रकार उन्होंने अपने अपने हिसाब से अलग अलग नाम दे दिए। उस समय भारतीय कपड़े की कितनी मांग थी? अगर एक 1730 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास में एक पत्र भेजा था, उस पत्र में उसने कितने कपड़ों की मांग की थी? 5,89,000 थानों का ऑर्डर दिया गया था उस जो ऑर्डर बुक का पन्ना था उसके अंतर्गत, जिसमें भारत में उस समय कितने, उस समय सूती और रेशमी कपड़ों की 98 किस्मों का जिक्र किया गया। कितने किस्मों का? 98 किस्मों का जिक्र किया गया था। किस समय? 1730 में। और भारत से कितना कपड़ा मंगवाया जा रहा था? 5,89,000 जो थान थे वो मंगवाए जा रहे थे। लेकिन फिर अपन ने क्या पढ़ा कि जब भारतीय कपड़ा भारी मात्रा में कहा जाने लगा, ब्रिटेन में जाने लगा, तो वहां के जो रईस लोग थे, महारानी थी, वो ज्यादा से ज्यादा भारतीय कपड़ों को पहनने लगी। तो वहां का जो स्थानीय उद्योग था वो ठप होने लगा, स्थानीय जो कपड़ा उद्योग था वो ठप होने लगा। तब वहां के जो उद्योगपति थे, वो उद्योगपति किन के पास गए? जो ब्रिटिश राजा थे, महाराजा थे, उनके पास में गए और उनको बोले कि ये जो बाहर से जो कपड़ा मंगवाया जा रहा है, इसके कारण हमारा उद्योग है वो क्या हो रहा है? ठप हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस पर रोक लगानी पड़ेगी। तो कहते हैं कि बाद में जब ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने भारतीय कपड़े पर भारी टैक्स लगा दिया और भारतीय कपड़े पर रोक लगा दी, तो भारतीय कपड़ा था वो विश्व के बाजारों में जाना कम हो गया। इसके अलावा और क्या हुआ कि ब्रिटेन में जो उद्योगपति थे उन्होंने अपनी अपनी मिलें स्थापित कर दी, और वो भारत से सिर्फ कच्चा माल ले जाते और जो बाकी का जितना भी काम था पेंटिंग वेंटिंग का वो सारा वहीं पर करने लगे। तो इस प्रकार धीरे धीरे विश्व स्तर पर भारतीय कपड़े की मांग कम होने लगी, और जैसे ही यूरोप में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई तो वहां पर उद्योगों में कपड़ा बनाया जाने लगा। अब वहां से जो उद्योगों में कपड़ा बनाया जाता था वो सिर्फ यूरोप में प्रयोग में नहीं लिया जाने लगा, उसको वहां से निकालकर विश्व के दूसरे देशों में भी भेजा जाने लगा, जिसके अंतर्गत धीरे धीरे वो कपड़ा भारत में भी आ गया और भारत के प्रत्येक घर तक फैल गया। इससे जो स्थानीय बुनकर थे, जो सूत काटने वाले थे, उनका जो उद्योग था, उनका जो धंधा था वो एकदम ठप हो गया। इन सब चीजों के बारे में अपन ने कल अध्ययन कर लिया था, और अपन ने अध्ययन भी किया था एक महिला के बारे में कि किस प्रकार वो अपनी दुर्दशा की व्याख्या करती है कि मैं किस प्रकार, मैं पहले सूत काट कर मेरे 3 बेटियों का पालन पोषण करती थी, लेकिन अब हमारे पास में कोई धंधा नहीं रहा है, ना तो हमसे कोई सूत लेने आता है और ना ही हम सूत काट पाते हैं। इन सब चीजों के बारे में अपना अध्ययन चल रहा था। फिर अपन ने एक नक्शा देखा था जिसमें 18वीं सदी के आखिर में जो बुनाई के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे भारत में, उसके बारे में पढ़ा। जो मुख्य केंद्र यहाँ पर, फिर इस क्षेत्र में और फिर इस क्षेत्र में बुनाई के मुख्य केंद्र थे। अब बुनकर कौन थे? तो अपन ने पढ़ा था कि बुनकर कौन थे, बुनकरों के बारे में पढ़ा, क्या क्या करते थे। तो अपन ने पढ़ा था सूत काटना या कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था, और यह काम कौन करती थी? अधिकांशतः घर की महिलाएं करती थी। फिर भारतीय कपड़े का धीरे धीरे पतन हो गया। अब कैसे पड़ा? तो अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में जो ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़े थे उनसे मुकाबला करना पड़ता था। इसलिए फिर अपन ने पढ़ा था किस प्रकार उन्होंने कहा था कि हम भूखे मर जाएंगे। वो 1823 में जो भारत की कंपनी थी उसने 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र लिखा था, उसमें कहा था कि जो बाहर से कपड़ा आ रहा है उसे बंद कीजिए, अगर इस प्रकार बंद नहीं किया गया तो हम भारतीय बुनकर है वो क्या मर जाएंगे? भूखे मर जाएंगे। इसके बारे में भी अपन ने अध्ययन किया था। उन्होंने एक संपादक को दिया था, फिर एक महिला ने, उसके बारे में भी अपन ने अध्ययन किया। फिर सूती कपड़ा मिलों का उदय, धीरे धीरे भारत में भी सूती कपड़े जो मिलें हैं वो बनाई जाने लगी। जैसे कि भारत में पहली जो सूती कपड़ा की मिल थी वो 1854 ईस्वी में कहां पर स्थापित की गई? मुंबई में स्थापित की। अब भारत के अन्य क्षेत्रों में भी जब धीरे धीरे सूती कपड़े की मिल है वो स्थापित की जाने लगी, तो जो स्थानीय बुनकर थे जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान था वो कहां पर जाने लगे? वो मिल में जाने लगे और वहां पर काम की तलाश करने लगे, वहां पर काम करने लगे। इस प्रकार जो स्थानीय उद्योग था वो धीरे धीरे बंद हो गया। लेकिन फिर अपन ने पढ़ा था कि आखिरकार अपन ने पढ़ा था कि जब महात्मा गांधी जी भारत आए थे तो वापस उन्होंने चरखे को महत्व प्रदान किया और भारतीय लोगों को कहा था कि जो बाहर से कपड़ा आ रहा है आप उसका विरोध कीजिए। अगर आप में देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है, तो बाहरी कपड़ा मत पहनिए, आप जो अपना स्थानीय कपड़ा है, खादी वस्त्र है, उसको पहनिए। और उनका जो
जो कांग्रेस का झंडा था उसमें उन्होंने मध्य में चरखे का जो चित्र था वो भी एकदम अपने को उस समय दिखाई देता है। तो इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद में अपन ने टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में पढ़ा, क्योंकि अपन को किसके बारे में पढ़ना था, लोहा उद्योग के बारे में, इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ा था। तो अपन ने पढ़ा था वुड्स स्टील, किसके बारे में पढ़ा था, वुड्स स्टील, जो एक प्रकार की इस प्रकार की तलवार थी, कहते हैं कि वो जो दुश्मन थे उसके जो शरीर के ऊपर लोहे का कवच होता था उसको चीर कर भी अंदर चली जाती थी। उस समय भारत में, पूरे दक्षिण भारत में ये वुड स्टील बनाया जाता था। वुड स्टील की तलवारें होती थी वो बहुत पैनी और लहरदार होती थी। फिर अपन ने पढ़ा था कि जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई उसके एक साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले जो फ्रांसीसी बुकानन थे उन्होंने इस बात का ब्यौरा दिया कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में वुड स्टील किस तरह बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि वुड स्टील किस प्रकार बनाया जाता है, इसके बारे में अध्ययन किया। अब जो विश्वविख्यात वैज्ञानिक थे वह बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले जो माइकल फेराडे थे वो भी भारत आए थे और भारत की जो वुड्स स्टील है उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया था। अब धीरे धीरे भारत में इतने छोटे मोटे जो भट्टियां थी, परगलक थे, जो स्टील का निर्माण करते थे, इस्पात का निर्माण करते थे, वो धीरे धीरे लुप्त क्यों हुए। भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया। धीरे धीरे यहाँ के जो इस्पात बनाने वाले कारीगर थे वो भी बेरोजगार हो गए। अब अपन आज पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे गांव की उजड़ी भट्टियां, किस प्रकार जो गांव की भट्टियां थी वो उजड़ गई। वुड स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी, परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। जब वुड स्टील का निर्माण किया जाता है तो उसमें लोहे का परिशोधन करने के लिए बड़ी हाई क्वालिटी की तकनीक की जरूरत थी, लेकिन उस समय भारत में इतनी तकनीक नहीं थी। वो सिंपल तरीके से वुड स्टील का निर्माण करते थे। अगर बात करें तो खास तौर से जो बिहार और मध्य भारत के हर एक जिले में ऐसे प्रागलक कारागर थे जो लोहा बनाने के लिए लोह ऐशक के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। वो स्थानीय चीजों, स्थानीय साधनों का इस्तेमाल करके लोहे का निर्माण करते थे। इसी लोहे से कारखाने में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे। अब इसी लोहे से लोग दैनिक इस्तेमाल के जो साधन थे, औजार थे, वो बनाते थे। ज्यादातर भट्टियां मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। प्रगलन का काम पुरुष करते थे जबकि महिलाएं धोकनी चलाती थी। जो प्रगलक का काम पुरुष करते थे लेकिन महिलाएं वो धोकनी चलाती, जिससे हमेशा उसमें आग थी वो सुलगती रहती थी। धोकनी क्या होती है, ये हवा फेंकने का यंत्र है। आज भी अगर आप कहीं लोहारों के घर में जाओ या लोहार के पास में जाओ तो उसमें वो एक ऐसे घुमाने के लिए होती है जो उस भट्टी के अंदर आग को फूंकने का काम करती है। यहां पर अपन एक चित्र देख सकते हैं। ये कहां का चित्र है, तो ये चित्र है पालामऊ, बिहार के लोग हैं। ये पालामऊ है जो बिहार के लोहा कारीगर है। कौन है, बिहार के लोहा कारीगर है। किस प्रकार वो लोहे का निर्माण कर रहे हैं आप चित्र के अंदर देख सकते हैं। फिर यहां पर अपन एक चित्र देख रहे हैं कि मध्य भारत का एक गांव जहां लोह प्रगलकों का अग्रिय समुदाय रहता है। यहां पर एक अग्रिय समुदाय है लोह प्रगलकों का, वो रहता है। किस प्रकार उनकी टूटी फूटी झोंपड़ियां और किस प्रकार वो रह रहे हैं इसके बारे में। अगरिया जैसे कई समुदाय लोहा बनाने में माहिर थे। 19वीं सदी के आखिर में बार बार पड़े अकाल की वजह से भारत के सूखे इलाके पूरी तरह तबाह हो चुके थे। मध्य भारत में बहुत सारे अगरिया कारीगरों ने काम बंद कर दिया, गांव छोड़ दिया और रोजी रोटी की तलाश में दूसरे इलाकों में चले गए। उनमें से बहुत सारे लोगों ने दोबारा कभी भट्टियां नहीं चलाई। जब 19वीं सदी के आखिर में आपको पता है कि भारत में बार बार अकाल पड़े थे। क्या पड़े थे, अकाल पड़े थे। तो भारत के ऐसे इलाके जो सूखे थे, वहां के जो इलाके, वहां के घर, वहां के लोग पूरी तरह तबाह हो चुके थे और उनमें से मध्य भारत के जो बहुत से अग्रिया कारीगर थे उन्होंने काम बंद कर दिया, गांव छोड़ दिया और दूसरी जगह चले गए और उसके बाद में उन्होंने दोबारा कभी भट्टियां नहीं चलाई। 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे के प्रगलन को 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे के जो प्रगलक का हुनर था वो खत्म होने लगा। जो स्थानीय जनता थी, जो स्थानीय लोहे के कारीगर थे, वो क्या करते थे, लोहे को प्रगलित करते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों का वो हुनर खत्म होने लगा था। ज्यादातर गांवों में भट्टियां ठंडी पड़ चुकी थी और लोहे का उत्पादन था वो गिरता जा रहा था। धीरे धीरे लोहे का उत्पादन वो कम होता जा रहा था। इसकी एक वजह तो नए वन कानून ही थे जिनके बारे में आप अध्याय 4 में पढ़ चुके थे। अब वन कानून कौन से, अपन ने पढ़ा था कि अंग्रेजों ने वन कानून
लाई, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हमारे अलावा कोई भी वनों में से लकड़ियां नहीं काट सकता। अब अगर वनों में से लकड़ियां नहीं काट सकते तो ये लोहा प्रगलाकर लोहे को गलाए कैसे? बिना आग के तो गला नहीं सकते। तो इनके कारण भी उनकी जो भट्टियां थी वो ठंडी पड़ चुकी थी। जब औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी तो लोहा बनाने वालों को कोयले के लिए भला लकड़ी कहां से मिलती और लोह ऐशक भी वह कहां से ला सकते थे? अब लोह ऐशक कहां मिलता था? जमीन में से, कहीं खदान में से खोद कर निकालते थे, लेकिन सब कुछ पाबंदी लगा दी थी अंग्रेजों ने। वन कानूनों को नजरअंदाज करते हुए वे अक्सर चोरी छिपे जंगलों में जाकर लकड़ी इकट्ठा कर लाते थे, परंतु लंबे समय तक केवल इसी तरह अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते थे। कभी कभार तो वे चोरी छिपे जंगलों में जाते और वहां से लकड़ियां इकट्ठा करके ले आते, लेकिन आप कितने दिनों तक सॉरी लेकिन कितने दिनों तक आखिरकार आप चोरी छुपे इस प्रकार अपने कारोबार को, काम को जारी रखोगे? लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने यह पेशा छोड़ दिया और वे आजीविका के दूसरे साधन ढूंढने लगे। बहुत सारे लोहा कारीगर थे, उन्होंने अपना यह काम छोड़ दिया और दूसरा धंधा ढूंढने लगे। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी थी, लेकिन प्रागलकों को अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी कर चुकाने पड़ते थे, जिससे उनकी आय गिर जाती थी। अब अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा आमदनी चाहिए थी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि जितनी भी लोहे की भट्टियां वाले लोग हैं, आप जंगलों में से लकड़ी ला सकते हो, लेकिन आपको अपनी प्रत्येक भट्टी के ऊपर हमें कुछ किराया देना पड़ेगा, हमें कुछ कर चुकाना पड़ेगा। अब वो इतना भारी कर था कि जो लोहा परागला का खुद मेहनत करते और उनमें से कुछ रुपए निकाल कर अगर अंग्रेजों को दे दे तो उनकी आय थी वो बहुत कम हो जाती, उनके पास पैसे रुपए बहुत कम है रहते। 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहा और इस्पात का आयात भी होने लगा। अब 19वीं सदी की आखिर में, मतलब आप कह सकते हो कि 1890 के आसपास में ब्रिटेन से भी भारत में इस्पात और लोहा आने लगा। भारतीय लुहार भी घरेलू बर्तन व औजार आदि बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे। अब जो भारतीय लोहार थे, पहले उन्हें लोह ऐशक में से लोहे को निकालना पड़ता था, इस्पात को निकालना पड़ता था, लेकिन अब जब इस्पात कहां से आने लगा? ब्रिटेन से आने लगा, तो जो भारतीय कारीगर थे वो उसी इस्पात को उपयोग में लेने लगे। इसकी वजह से स्थानीय जो प्रागलक थे उनके द्वारा बनाए जा रहे लोहे की मांग कम होने लगी। अब जो स्थानीय प्रागलक थे, जो लोह ऐशक में से लोहा निकालते थे, इस्पात निकालते थे, अलग अलग करते थे चीजों को, उनका काम धीरे धीरे बंद होने लगा। 20वीं सदी की शुरुआत तक लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई थी। इस प्रकार जो 20वीं सदी की शुरुआत हुई, तब तक जो लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगर थे उनके सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई। कौन सी चुनौती? उसको अगले पीडीएफ में पढ़ेंगे। एक व्यापक उद्योग, एक स्रोत है, प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग की एक रिपोर्ट है। उसके अनुसार उन्होंने क्या कहा कि एक जमाने में लोहा प्रगलन भारत का बहुत व्यापक उद्योग था और सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के विशाल बलुआ मैदानों के अलावा शायद ही कोई ऐसा जिला था जहां धातु मल न दिखाई देता। वो एक समय ऐसा था जब भारत के लगभग प्रत्येक गांव, प्रत्येक जिले में क्या था? लोहा प्रगलन का काम चल रहा था। लेकिन यहाँ के आदिम लोहा प्रगलकों को ऐसे भंडारों से ऐशक हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होती थी, जिन पर कोई यूरोपीय लोह विशेषज्ञ एक पल के लिए विचार करना भी उचित नहीं समझेगा। अब यहाँ का जो आदिम लोहा प्रगलक थे वो ऐसे भंडारों से लोह ऐशक लाते थे जिनमें बाकी वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि अगर वहां से आप लोहा लाओगे तो उसको प्रगलन करने में, उसमें से अलग अलग धातुएं निकालने में बहुत ज्यादा भारी समय लगता था। तो अंग्रेजों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने कहा कि भले ही लो, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब धीरे धीरे भारत में क्या होने लगा? भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय होने लगा। किसका उदय होने लगा? उदय होने लगा। साल 1904 की बात है। अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा, जो छत्तीसगढ़ में लोह ऐशक भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। कौन कौन घूम रहे थे? साल 1904 की बात है कि एक अमेरिकी भूवैज्ञानिक थे चार्ल्स वेल्ड, और एक जो जमशेदजी टाटा है उनके सबसे बड़े बेटे थे दोराबजी टाटा। वो छत्तीसगढ़ के में लोह ऐशक के भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। उनको ऐसे भंडार चाहिए जहां से वो लोह ऐशक को खोद कर निकाल सके। वे भारत में एक आधुनिक लोह एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लोह ऐशक भंडारों की तलाश में कई महीने और काफी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। अब जो जमशेदजी टाटा
के बेटे थे दोराबजी टाटा, और जो अमेरिका भूवैज्ञानिक थे चार्ल्स वेड, वो चाहते थे कि हमें लोहे के इतने बड़े बड़े भंडार मिले ताकि उसके आसपास में हम अपना लोहे का उद्योग या लोह संयंत्र लगा सके, ताकि उस लोह ऐसक में से अलग अलग धातुएं बना सके। लेकिन उनको अभी तक नहीं मिल रहा था। जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लोहा एवं इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे। जो जमशेदजी टाटा थे, उन्होंने दिमाग में ले लिया था कि भारत में लोहा का संयंत्र लगाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए मैं भारी मात्रा में पैसा भी खर्च कर दूंगा, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उम्दा लोह ऐसक भंडारों का पता लगा लिया जाए। लेकिन उनकी पहली चीज यह थी कि लोह ऐसक के बड़े भंडार मिलने चाहिए। अगर लोह ऐसक के बड़े भंडार मिलते हैं जिनसे कई वर्षों तक मेरा संयंत्र चल सके, तो वहां पर मैं क्या लगा दूंगा, लोह उद्योग स्थापित कर दूंगा। अब हुआ क्या, एक दिन कई घंटों तक जंगल की खाक छानने के बाद वेल्ड और दोराबजी एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर लोह ऐसक ले जा रहे हैं। अब एक दिन क्या हुआ कि जो वेल्ड और जो दोराबजी थे, वो दोनों घूमते घूमते एक छोटे से गांव में जा पहुंचे, और वहां उन्होंने देखा कि कुछ जो स्त्री और पुरुष है वो टोकरियों में भरकर लोह ऐसक है वो ले जा रहे हैं। ये कौन थे? ये आगरिया समुदाय के लोग थे। कौन थे? ये आगरिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि वे ऐसा कहां से लाए हैं, तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ अंगुली उठा दी। जब उन्होंने पूछा कि अरे इतना सारा आप लोह ऐसक जो उठा के लाई हो वो कहां से लाई हो, तो उन्होंने दूर पहाड़ी की तरफ निशाना किया कि देखो वो पहाड़ी दिखाई दे रही है, उसमें वहां तलटी से हम इसको खोद कर लाए हैं। तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी। वेल्ड और दोराबजी घने जंगलों से होते हुए काफी देर बाद थककर उस पहाड़ी पर जा पहुंचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्होंने जिस चीज की तलाश की थी वह मिल चुकी है। रजारा पहाड़ियां दुनिया के सबसे बेहतरीन लोह ऐसक भंडारों में से एक थी। अब जो उन्होंने पहाड़ी की तरफ इशारा किया था, उस पहाड़ी का नाम था रजारा पहाड़ी। क्या नाम था? रजारा पहाड़ी। और यह रजारा पहाड़ी दुनिया के सबसे बेहतरीन, दुनिया के सबसे अच्छे लोह ऐसक के भंडारों में से एक थी, जो कहां पर मिल चुकी थी? जो छत्तीसगढ़ में मिल चुकी थी। किसको? दोराबजी टाटा को और एक वेल्ड नाम के अमेरिकी भूवैज्ञानिक को। लेकिन अब एक परेशानी थी। परेशानी क्या थी? यह सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं था। अब कारखाना चलाने के लिए कई चीजें चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, कारीगर चाहिए, परिवहन की व्यवस्था चाहिए, सब कुछ चाहिए, तब जाकर एक कारखाना चलता है। लेकिन वहां पर पानी की तो व्यवस्था ही नहीं थी। लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। अब उनको लोह ऐसक के भंडार तो मिल गए, लेकिन उनको आसपास में ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां पर पानी मिल सके, बिजली मिल सके और परिवहन की सुविधा हो सके, और आसपास में जो कारीगर है वो भी मिल सके। आगरिया समुदाय के लोगों ने लोह ऐसक का एक और स्रोत ढूंढने में मदद दी, जहां से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को ऐसक की आपूर्ति की गई। अब आगरिया समुदाय ने और बताया कि एक तो वो उस पहाड़ी में एक जगह और है जहां से हम लोह ऐसक लाते हैं, तो बताओ कहां से लाते हैं? तो उन्होंने कहा, उन्होंने जिस जगह को बताया, बाद में वहां से जो अपना भिलाई स्टील संयंत्र है वहां पर लोह ले जाया जाने लगा। उस नया जो स्थान बताया था वहां से कुछ साल बाद सुवर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई। अब कुछ साल बाद में एक नदी थी, सुवर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी थी? सुवर्ण रेखा नदी तट पर बहुत सारा जंगल साफ किया गया और उसे साफ करके एक फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाया गया। इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? जमशेदपुर का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? जमशेदपुर नाम दिया गया। जमशेदपुर नाम क्यों दिया? क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि जो जमशेद जी टाटा थे वो बहुत बड़ा खर्चा करना चाहते थे लोह ऐसक लगाने के लिए, तो उन्हीं के नाम पर एक शहर बसा दिया गया जमशेदपुर, जिसे आज अपन भारत के सबसे बड़े लोह उत्पादन संयंत्रों के बारे में जब पढ़ते हैं तो अपन जमशेदपुर के बारे में जरूर पढ़ते हैं। इस स्थान पर लोह ऐसक भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहां टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई, जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा। भारत में पहली यह बात करें कि टिस्को की स्थापना कब हुई, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई थी वो
1912 में हुई और 1912 से इसमें स्टील का उत्पादन होने लगा। तो किन किन की खोज थी? यह जो जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे थे, जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे चार्ल्स वेल्ड और बेटे थे वो दोराबजी टाटा, उन्होंने छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में क्या किया था? लौह अयस्क के भंडारों की खोज की थी और बाद में स्थापित किया टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। आज भी आप अपने आसपास में अपने पापा को पूछिए कि जब अपन लोहे का आप इस्तेमाल करते हो तो कौन सा लोहा लाते हो, तो वो बोल देंगे बेटा कि टाटा का लोहा है वो बड़ा अच्छा आता है। किसका लोहा? टाटा का लोहा अच्छा आता है। तो उस टाटा के लोहे की शुरुआत कब हुई थी? 1912 में हुई थी। टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी। टिस्को की स्थापना हुई थी वो सही समय पर हुई थी। क्यों हुई थी उसके बारे में आगे देखेंगे। सुवर्ण रेखा नदी के किनारे टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री 1940 का ये फोटो है। 1940 में इतनी बड़ी फैक्ट्री थी वो स्थापित कर ली गई थी। किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा के द्वारा। अब उस समय टाटा की स्थापना इतनी सही समय पर क्यों हुई? क्योंकि आमतौर पर उस समय ब्रिटेन में बने स्टील का आयात भारत कर रहा था। भारत में रेलवे के लिए विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यहां भारी मांग थी। अब अंग्रेज भारत में धीरे धीरे रेल थी उनका विस्तार कर रहे थे। अब रेलों का विस्तार करने के लिए पटरियों के लिए लोहा चाहिए, तो ज्यादातर जो लोहा था वो ब्रिटेन से मंगवाया जा रहा था। काफी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। अब उनको आसपास से अंग्रेजों को खबर पता चली कि यहां पर अपने जमशेदपुर में एक टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी और है, आप वहां से भी लोहा ला सकते हो। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत में कहां लोहा है, भारत में उच्च क्वालिटी का लोहा भी नहीं मिलता। तो अंग्रेजों ने काफी समय तक तो माना नहीं। जब तक टिस्को की स्थापना हुई हालत बदलने लगे। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। अब हुआ क्या? 1914 में विश्व युद्ध शुरू हुआ। जब 1914 में विश्व युद्ध शुरू हुआ उस समय ही भारत में सूती कपड़ा उद्योग था, उसने छलांग मारी, क्योंकि वहां के उद्योग धीरे धीरे ब्रिटेन के उद्योग कम पड़ने लगे। और जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ उस समय जो ब्रिटेन में जो इस्पात बनाया जाता था यूरोप में, वो उस समय वहां पर जो युद्ध चल रहा था उसमें विभिन्न चीजें बनाने के लिए झोंका जाने लगा। तो भारत में इस्पात कहां से आई? अब एकदम सही समय पर स्थापना हुई टाटा की। इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आ गई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गया। अब उस समय भारत में एक ही बड़ी कंपनी थी टाटा वाली, टिस्को, और रेल की पटरियों को बिछाने के लिए अंग्रेज टिस्को पर आधारित हो गए। जब युद्ध लंबा खिंच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम भी सौंप दिया गया। अब टिस्को को बोला गया कि आप इस्पात भी उत्पादित करो, इसके साथ साथ में रेलगाड़ी के पहिए भी बनाओ और युद्ध में जो गोले फेंके जाते हैं उनके जो बाहरी खोल है उनका भी निर्माण करो। 1919 तक स्थिति यह हो गई थी कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीता टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। अब धीरे धीरे जब युद्ध लंबा खींचा तो एक समय ऐसा आ गया 1914 में, 1912 में जब पहली बार वहां पर लोहा निर्माण शुरू किया गया। उसके बाद में 1919 तक जो औपनिवेशिक सरकार थी, अंग्रेज सरकार थी, वो लगभग अपनी मांग का 90% जो लोहा थी वो कहां से खरीदती? टिस्को से खरीदती। सूती कपड़े की तरह लोहे एवं इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा। जब भारत में ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की और लोहे की मांग वो आपूर्ति घट गई, तभी भारत में सूती कपड़ा और लोहा एवं इस्पात मामले में औद्योगिक विस्तार आया। युद्ध के आखिरी विस्तार, युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए टिस्को को अपनी क्षमता और फैक्ट्री का आकार बढ़ाना पड़ा। विस्तार का यह काम युद्ध के बाद भी चलता रहा। इस चित्र में नए विद्युत संयंत्र और बॉयलर संयंत्र बनाए जा रहे हैं। जमशेदपुर में जो नए संयंत्र बनाए जा रहे हैं क्योंकि अब लोहे की भारी मांग भारत में और बाहरी देशों में होने लगी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ। यह बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया। अब जैसे जैसे भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ तो जो औद्योगिक वर्ग था वो ताकतवर होने लगा और सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षरत ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में इनमें से बहुत सारी मांगे माननी पड़ी। धीरे धीरे जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ तो उन्होंने कहा कि जो बाहर से चीजें भारत में आ रही है उनको आप बंद कीजिए,
भारत में जो चीजें उपयोग में ली जा बन रही है उनको ही हम उपयोग में लेंगे। तो धीरे धीरे इस प्रकार के जो उद्योग थे उनको खूब बढ़ावा मिला। इस प्रकार ये अपना पाठ था, छठा अध्याय। अन्यत्र और चीजें देखें तो जापान में औद्योगिकरण के शुरुआती साल में क्या हुआ था, तो 19वीं सदी के आखिर में जापान के औद्योगिकरण का इतिहास भारत के औद्योगिकरण से बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। भारत का औद्योगिकरण और जापान के औद्योगिकरण में थोड़ा फर्क था। भारत में औपनिवेशिक सरकार ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बढ़ानी चाहती थी, इसीलिए उसने भारतीय उद्योगपतियों को किसी तरह की सहायता नहीं दी थी। अब जो भारत में औपनिवेशिक सरकार, औपनिवेशिक मतलब जो भारत पर शासन चला रही थी अंग्रेज सरकार, वो चाहती थी कि भारत में ज्यादा से ज्यादा माल कहां से आए, ब्रिटेन से, इंग्लैंड से आए। तो उन्होंने जो भारत में उद्योगपति थे उन्हें किसी प्रकार की मदद नहीं दी। दूसरी तरफ जापान की सरकार ने अपने देसी उद्योगों को खुलकर बढ़ावा दिया, लेकिन जापान में जो सरकार थी उसने अपने जो देसी उद्योग थे उनको बहुत बढ़ावा दिया। 1868 में जापान की सत्ता संभालने वाले मेजी राजवंश का मानना था कि जापान को पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए औद्योगिकरण के रास्ते पर चलना चाहिए, इसलिए उसने औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसी क्रम में डाक सेवा, टेलीग्राफ, रेलवे और वाष्प चलित जलपोतों का विकास किया गया। पश्चिम से नवीनतम तकनीक का आयात किया गया और उसे जापान की जरूरतों के हिसाब से ढाला गया। जापानी पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया। अब जापान में खूब उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। वहां पर डाक सेवा, टेलीग्राफ, रेलवे, जलपोत अनेकों का विस्तार किया गया और यहाँ के जो कारीगर थे उनको प्रशिक्षित करने के लिए बाहर से विशेषज्ञों को बुलाया गया कि आप हमारे इन कारीगरों को क्या करो, प्रशिक्षित करो। निवेश के लिए सरकारी बैंकों से उद्योगपतियों को उदार शर्तों पर कर्जे दिए गए। भारत में उद्योगपतियों की कोई मदद नहीं की गई, लेकिन जापान में जो उद्योगपति थे उनको यहां तक कर्जे भी दिए गए कि आप कहीं ना कहीं जाकर उद्योग को स्थापित करो। सरकार ने पहले विशाल उद्योग शुरू किए और बाद में उन्हें सस्ती कीमत पर व्यवसायिक घरानों को बेच दिया। अब कई तो सरकार ने ऐसा किया कि उद्योग बनाए और फिर जो व्यवसायिक घराने थे उनको बोलते कि आपको उद्योग चाहिए तो आप ले सकते हो, वो उनसे रकम लेते और उद्योग बेच देते। भारत में औपनिवेशीकरण प्रभुत्व ने औद्योगिकरण के रास्ते में बाधाएं पैदा की। भारत में जो औपनिवेशी जो अंग्रेजी शासन थे उसने औद्योगिकरण के रास्ते में बाधाएं पैदा की, भारत के उद्योगों को दबाना चाहा, जबकि जापान में जो विदेशी कब्जे के भय की वजह से ही औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला था। जापान में उस समय किसी और का कब्जा नहीं था। जापान में औद्योगिकरण को बढ़ावा क्यों मिला, क्योंकि वो डर रहे थे कि कोई दूसरा देश आकर उन पर कब्जा ना कर ले। लेकिन इसका अर्थ यह भी था कि जापान का औद्योगिकरण विकास शुरू से ही उसकी सैनिक जरूरतें से जुड़ा था। जापान में उद्योगों का विकास इसीलिए किया गया कि वहां के सैनिक है उनको ज्यादा से ज्यादा हथियार मुहैया कराया जाए। तो इस प्रकार जो जापान का औद्योगिकरण था और भारत का जो औद्योगिकरण था उसमें भारी फर्क था। इस प्रकार ये अपना छठा पाठ पूरा हो गया। फिर से याद करें इन चीजों के बारे में कि यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी। भारतीय सूती कपड़े और मलमल के कपड़े का जामदनी क्या है, बंडाना क्या था, आगरिया, बंडाना का मतलब अपन ने पढ़ा था बंधेज। आगरिया लोग कौन थे, जो लोह प्रगलन का काम करते थे। फिर अंग्रेजी का सीट जो शब्द हिंदी के सीट शब्द से निकला था। टीपू सुल्तान की तलवार थी, वुड स्टील से बनी थी। भारत का कपड़ा निर्यात कौन सी सदी में गिरने लगा, धीरे धीरे 18वीं 19वीं सदी में भारत का कपड़ा निर्यात गिरने लगा। विभिन्न कपड़ों के नामों से उनके इतिहास के बारे में क्या पता चलता है। अपन कपड़ों के नाम पढ़े थे, सेंट जो है, कालीकट है और कई और भी नाम थे। इंग्लैंड के ऊन और रेशम उत्पादकों ने 18वीं सदी की शुरुआत में भारत से आयात होने वाले कपड़े का विरोध क्यों किया, क्योंकि भारत से जो कपड़ा जाता था वो भारी मात्रा में वहां पर खरीदा जाता था, वहां का उनका उद्योग था वो ठप होने लगा। इसीलिए जो इंग्लैंड के ऊन और रेशम उत्पादक थे उन्होंने 18वीं सदी की शुरुआत में भारत से आयात होने वाले कपड़े का विरोध किया। ब्रिटेन में कपास उद्योग के विकास से भारत के कपड़ा उत्पादकों पर किस तरह के प्रभाव पड़े। वहां पर कपास उद्योग का विकास हुआ तो वहां से बना हुआ कपड़ा यहां पर आने लगा, या तो इसलिए भारत का जो उद्योग थे वो धीरे धीरे बंद होने लगे। 19वीं सदी में भारतीय लौह प्रगलन उद्योग का पतन क्यों हुआ, क्योंकि एक तो 19वीं सदी के अंत में सूखा पड़ने लगा और जो अंग्रेजी सरकार थे उन्होंने लकड़ियां लाने के लिए जो स्थानीय लोग थे उन्होंने उनको मना कर दिया, आरक्षित वन में आप नहीं जा सकते, और उनको किसी तरह का बढ़ावा नहीं दिया जाता था। इसलिए जो भारतीय लौह प्रगलन उद्योग था वो धीरे धीरे बंद हो गया। भारतीय वस्त्र उद्योग को अपनी शुरुआती सालों में किन समस्याओं से जूझना पड़ा, इसके बारे में भी पढ़ा था। पहले महायुद्ध के दौरान अपना स्टील उत्पादन बढ़ाने में टिस्को को किस बात से मदद मिली। पहले महायुद्ध में कौन सी, कि वो ब्रिटेन में जो लोहा उत्पादित किया जाता था उसकी खपत वहीं पर होने लगी, तो भारत में जितना भी लोहा चाहिए उसकी पूर्ति किसके द्वारा की जाने लगी, टिस्को के द्वारा
की जाने लगी, इसीलिए पहले विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने भारी मात्रा में लोहा उत्पादित किया और बेचा भी। इस प्रकार ये अपना जो छठा अध्याय है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। आशा करता हूं कि आपको अपनी जो पूरी पूरी क्लास है वो अच्छे से समझ में आई होगी। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में अपने चर्चा करेंगे अध्याय 7वें के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।